राधे राधे। प्रारब्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि आपकी तैयारी कौन करवा रहा है? मैं करवा रही हूँ। तो आपकी तैयारी अच्छी होनी ही चाहिए, क्योंकि हम पेपर 1 पढ़ रहे हैं। हमारी एक यूनिट कंप्लीट हो गई है और आज हमारी आईसीटी की अंतिम क्लास है। तो हम बहुत अच्छे से, बहुत स्पीड से हमारी तैयारी चल रही है। अब जिन विद्यार्थियों ने मेरी पुरानी क्लासें नहीं ली, वो पुरानी क्लासें देखें, क्योंकि आज हमारी 18वीं क्लास है और आईसीटी की हमारी अंतिम क्लास है। अब हमें बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया है, क्योंकि हमने एक उच्च शिक्षा वाली यूनिट कंप्लीट कर ली और आईसीटी वाली यूनिट भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब मैं क्या करूंगी, अब अगली क्लास में आपको गणित वाली यूनिट पढ़वा दूंगी, जिसमें मैं आपको वो सवाल करवाऊंगी जहाँ से वो सवाल आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो विद्यार्थी आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं या जिन विद्यार्थियों का गणित थोड़ा कमजोर होता है, कहीं ना कहीं वो विद्यार्थी वहां पर मात खा जाते हैं और 5 नंबर बहुत मायने रखते हैं। और मैं ऐसे आपको ट्रिक से पढ़ाऊंगी कि आपको बिना पेन उठाइए आप सवाल कर दोगे। अब मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जो आईसीटी वाली यूनिट है, विद्यार्थी मुझे बोल रहे थे कि मैडम सिलेबस कब कंप्लीट होगा, कब कंप्लीट होगा। तो आप देख लीजिए, एक यूनिट कंप्लीट हो गई है और आईसीटी वाली यूनिट मैंने बोला था आपको मैं 5 क्लासों में कंप्लीट करवा दूंगी। ऑलरेडी 4 क्लासें हो गई है और आज हमारी 5वीं क्लास है आईसीटी की ये वाली। मैंने बोला था 5 क्लासों में मैं ऐसे पढ़ाऊंगी कि हर यूनिट से 5 प्रश्न बनेंगे और इस यूनिट से जो 5 क्वेश्चन आपके बनेंगे, 5 क्वेश्चन इन्हीं क्लासों से बनेंगे। एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। जब आपका पेपर होगा आप खुद मुझे कमेंट करोगे कि मैडम आपने जो पढ़ाया था वो सच हुआ और 5 प्रश्न हमारे आईसीटी में से बने। बस आपको पढ़ना पड़ेगा ना, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं सब कुछ चीजें पर अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे, नोट्स नहीं बढ़ाओगे, तो फिर गलती आपकी है। मैं मेरी तरफ से 100% दे रही हूँ आपको, तो आपको भी आपका 100% देना होगा, है ना। हम सूचना संचार प्रौद्योगिकी यूनिट आईसीटी पढ़ रहे थे। आज हम इंटरनेट वाला हमारा अंतिम टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि इंटरनेट वाले टॉपिक से भर भर के प्रश्न नेट और सेट में पूछे जाते हैं, है ना। मैंने बोला था कि आईसीटी वाली यूनिट इतनी आसानी से यूट्यूब पे किसी ने नहीं पढ़ाई होगी, और हाँ, किसी ने नहीं पढ़ाई है। पढ़ा सब रही है आईसीटी वाली, आप देखना ढेरों क्लासें मिलेगी, पर वो सिर्फ आपको पीवाईक्यू करवा रही है या क्वेश्चन करवा रही है ना। पर आपको ये नहीं पता कि क्वेश्चन बन कहाँ से रहे हैं, है ना। फिर आप उन क्वेश्चनों को करवा देंगे, फिर आपको थ्योरी पढ़ने के लिए पेड कोर्स लेना पड़ेगा। पर मैं आपको वही थ्योरी फ्री में पढ़ा रही हूँ, तो आपको मेरे कंटेंट का भी सम्मान करना पड़ेगा और क्लासों को भी करना पड़ेगा। बस मैं आपसे एक ही चीज मांग रही हूँ कि बस आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों की वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वहां तक वीडियो पहुंचे जो लड़की मेरी तरह होगी और कहीं ना कहीं पढ़ना चाहती होगी, पर उन्हें सही कंटेंट नहीं मिल पा रहा होगा। और कोई लड़का होगा जो जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे तला दबा हुआ होगा और वो चाहता होगा नेट सेट क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, और पेपर 1 बहुत बड़ा एक अपना अहम रोल निभाता है यूजीसी नेट और सेट में, क्योंकि पूरा 50 नंबर का हमारा पेपर होता है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी क्लासें हर विद्यार्थी तक पहुंचे जो पढ़ने के लिए इच्छुक है, पर उसके पास पैसे नहीं है ना। मोबाइल सबके पास होता है, इंटरनेट आजकल सभी के पास है, तो सभी विद्यार्थी मेरी क्लासों से पढ़ सके और सफलता हासिल कर सके। मैं पढ़ा रही हूँ, मैं चाहती हूँ एक विद्यार्थी भी मेरी वजह से नेट या सेट क्वालिफाई हो गया और मेरे पढ़ाई हुए प्रश्न अगर उसके एग्जाम में आ गए तो मेरा पढ़ाना सार्थक हो जाएगा। और मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, बस आपको कमेंट करना है और वीडियो को लाइक करना है। अगर आपका कोई डाउट भी रहता है तो मैं चाहती हूँ आप कमेंट करें, मैं आपके हर डाउट का जवाब भी देती हूँ, आपके कमेंट का भी जवाब देती हूँ ना। आपने देखा होगा बहुत सारे आप कमेंट करते तो टीचर आपके कमेंट का जवाब नहीं देते, पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर स्टूडेंट के कमेंट का जवाब दे पाऊँ। और मेरा आपसे वादा है कि मैं 35 से 40 प्रश्न आपको आसानी से हल करवाऊंगी सेट और नेट की एग्जाम में। तो हाँ, मैं करवाऊंगी। मैं पढ़ाई ऐसे रही हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। मैं खुद आपको प्रूफ दूंगी जब आपका पेपर हो जाएगा, है ना। अब हम इंटरनेट वाला टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा उसका हम एक बार रिवीजन करेंगे। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, डाटा कम्युनिकेशन वाली यूनिट पढ़ी थी, है ना। उसमें मैंने आपको टोपोलॉजी पढ़ाई थी। तो कौन कौन सी टोपोलॉजी पढ़ाई थी, मैंने एक आपको स्टार टोपोलॉजी बताई थी, है ना। इस प्रकार स्टार टोपोलॉजी होती है,
इसमें केंद्रीय हब होता है ना, सॉरी एक मिनट, थोड़ा गलत बन गया मुझसे। हाँ, आपको अच्छे से समझाना है ना, इसलिए मैं चाहती हूँ कि थोड़ा मैं अच्छे से समझा दूँ, क्योंकि टोपोलॉजी वाला कॉन्सेप्ट है क्या, जो आर्ट्स बैकग्राउंड के विद्यार्थी है ना, उन्हें थोड़ा उनके टफ लगता है, क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी वो इतना पढ़ते नहीं है ना। ये हमारे कंप्यूटर हैं, मैं इसलिए रिवीजन कर रहा था कि पता चले कि आपने पिछली क्लास में क्या पढ़ा, और जो विद्यार्थी पहली बार क्लास में जुड़ा होगा उसे पता चलेगा कि हमने कितना कुछ पिछले क्लासों में पढ़ लिया है। ये स्टार टोपोलॉजी है, मैंने बताया था, इसमें केंद्रीय हब होता है और इसी से सारे कंप्यूटर जुड़े होते। अगर ये कंप्यूटर खराब हो जाता है बीच वाला, तो सारे सिस्टम अपना काम करना बंद कर देते। ये मेन मॉनिटर होता है। फिर अगला पढ़े थे हमने मेश टोपोलॉजी, है ना, सबसे खर्चीली टोपोलॉजी होती है। इसमें सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, इसमें ज्यादा तारों की आवश्यकता होती है और ये सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी मानी जाती है, क्योंकि अगर इसमें एक कंप्यूटर भी खराब हो जाता है तो भी सारा सिग्नल सभी कंप्यूटरों तक पहुंच जाता है। लेकिन इसमें देखिए, अगर ये एक ही खराब हो जाएगा तो डाटा कहाँ से पहुंचे, क्योंकि ये सभी एक से जुड़े हुए हैं, पर ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं, तो अगर ये खराब हो जाएगा तो भी डाटा यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, है ना। ये खराब हो जाएगा तो डाटा यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। तो ये मेश टोपोलॉजी थोड़ी खर्चीली होती है, पर सबसे विश्वसनीय टोपोलॉजी इसे माना जाता है। फिर मैंने आपको बताया था बस टोपोलॉजी, इसमें एक ही केबल से अनेक हब ऐसे जुड़े हुए होते हैं कंप्यूटर, और अगर ये केबल खराब हो जाती है तो सारे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसमिशन होना बंद हो जाता है। फिर पढ़ी थी हमने, क्या पढ़ी थी, रिंग टोपोलॉजी। ये रिंग टोपोलॉजी सी रिंग की तरह बनी होती है, सारे कंप्यूटर एक रिंग के माध्यम से जुड़े हुए रहते हैं। इसमें डाटा एक ही दिशा में प्रवाहित होता है इस तरह, पर अगर एक कंप्यूटर खराब हो जाता है, ये खराब हो गया, तो अब डाटा इधर कैसे जाएगा, तो डाटा फिर यहाँ से दूसरी दिशा में प्रवाहित होने लग जाता है ना। फिर मैंने आपको बताया कि ट्री टोपोलॉजी, इसी ट्री के आकार की होती है, अलग अलग शाखाओं में अलग अलग हब जुड़े रहते हैं, है ना। यह बस टोपोलॉजी से मिलकर बनी हुई टोपोलॉजी होती है। ये हमारी टी टोपोलॉजी होती है, जिसमें अलग अलग हब जुड़े हुए होते हैं। ये पढ़ाया था मैंने। फिर मैं आपको क्या पढ़ाया था, केबल बताई थी, सूचना संचार की कोएक्सियल केबल और स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन विस्तार से समझाई थी। उसके बाद मैंने प्रोटोकॉल के बारे में सबके बताया था, प्रोटोकॉल किसे कहते हैं, नोड किसे कहते हैं, और सर्वर किसे कहते हैं, टर्मिनल किसे कहते हैं, ये मैंने डिटेल से आपको पढ़ाया था। फिर कंप्यूटर के लिए आवश्यक कौन कौन से उपकरण आवश्यक होते हैं, नेटवर्क, हब, राउटर, स्विच, गेटवे, इन सभी उपकरणों की आवश्यकता एक नेटवर्क स्थापित करने के लिए की जाती है। फिर मैंने लोकल लेन को आपको पढ़ाया था। फिर वेन हमने पढ़ा था, मेन हमने पढ़ा था, है ना, पेन पर्सनल एरिया नेटवर्क, और क्या पढ़ा था हमने, कैंपस एरिया नेटवर्क। ये सभी मैं आपको डिटेल से पिछली क्लासों में पढ़ा चुकी हूँ। लेन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, वेन का वाइड एरिया नेटवर्क, मेन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पेन का पर्सनल एरिया नेटवर्क, केन का कैंपस एरिया नेटवर्क। तो डिटेल से सारी चीजें मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। अब मेरी पुरानी क्लासें देखिए ताकि आपको पता चले, है ना। और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं उन्हें जाकर चैनल को सब्सक्राइब करना है ना, ताकि आपको वीडियो मिलती रहे, और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं यहाँ पर आपको हिंदी साहित्य पढ़ा रही हूँ, पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज यूनिट 2। तो आपको क्लासें देखने जो विद्यार्थी हिंदी साहित्य के, उनके लिए मैंने प्रैक्टिस क्लास शुरू करी है, पीवाईक्यू क्वेश्चनों की श्रृंखला, ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर लाकर नेट और सेट क्वालिफाई कर सके। और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ये क्लासें आपके लिए हेल्पफुल होगी। और पेपर 1 की हमारी 25 क्लासें हो गई है। तो जिन विद्यार्थियों ने पेपर 1 की क्लासें नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको यहाँ पर सिलेबस की वीडियो भी मिल जाएगी। और 2022-24 के जिन विद्यार्थियों ने पेपर सोल्व नहीं किए हैं वो क्लासें भी आपको यहाँ मिल जाएगी। और जो हमारी 17 क्लासें हो गई है वो सारी क्लासें आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को थ्योरी में यहाँ पढ़ा रही हूँ।
थ्योरी पढ़ाना मैंने फिर से शुरू कर दी है। तो मुझे कमेंट आ रहे थे कि मैडम आप थ्योरी की क्लासें क्यों नहीं ले रही हो, तो मैंने फिर से थ्योरी की क्लासें लेना शुरू कर दिए। तो अब जाइए और हिंदी साहित्य के विद्यार्थी थ्योरी की क्लासें यहाँ पर जाकर ले सकते हैं। और जो विद्यार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, एमपीजीके में यहाँ पढ़ा रही हूँ, तो आप जाकर मेरी एमपीजीके की क्लासें लीजिए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी नेट और सेट क्वालिफाई कर लीजिए, ताकि आपको मैं ताकि मैं आपको तैयारी करवा सकूं, है ना। 1 मिनट, ये पीडीएफ फिर ओपन नहीं हो रही है, हो गई है ना, तो हम अच्छे से तैयारी कर सके। अब हम पढ़ना शुरू करते। कभी कभी हो जाता है पीडीएफ ओपन नहीं होती है, तो हमें परेशान नहीं होना है। ये क्या सभी हमारे सामने, आप सोच लीजिए कि संघर्ष आते हैं या कोई मुसीबतें आती है, बहुत सारे विद्यार्थी घबरा जाते हैं, भाई पीडीएफ ओपन नहीं हो रही, अब क्या करें। तो ऐसी सिचुएशन आपके सामने भी ओपन होती है। आज हम पढ़ रहे हैं इंटरनेट, है ना। आज हमारा आईसीटी खत्म हो जाएगा, है ना। इंटरनेट वाला टॉपिक आपके यूनिट में लगा हुआ था, तो इंटरनेट से प्रश्न बनते हैं, है ना, कि कौन कौन से इंटरनेट हैकर होते हैं, कौन कौन से इंटरनेट उपकरण होते हैं, कौन कौन से सर्च इंजन होते हैं। तो आपने देखे होंगे पुराने प्रश्न पत्रों में प्रश्न बने होंगे। विद्यार्थी मुझे बार बार कमेंट करते हैं मैडम पीवाईक्यू करवाइए। तो देखिए, पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगी, मैं पूरा आपका कोर्स यूट्यूब पर फ्री में पूरा कंप्लीट करवाऊंगी, ताकि सभी विद्यार्थी अच्छे से पढ़ ले। उसके बाद मैं आपको पीवाईक्यू करवाऊंगी, ताकि आपको पता चले कि पीवाईक्यू प्रश्न कहाँ से बन रहे हैं, है ना। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़ लोगे तो प्रश्न कहीं से भी पूछा जाएगा, आप आसानी से कर लोगे। पर अगर मैं आपको पीवाईक्यू करवाऊंगी, जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब पे सब टीचर पेपर 1 पढ़ा रहे हैं, पर सिर्फ आपको प्रश्न करवा रहे, कोई पुराने प्रश्न करवा रहे, कोई प्रैक्टिस सेट करवा रहे, तो आपको नहीं पता कि प्रश्न कहाँ से बने। अब आपने उनकी पीवाईक्यू क्लासेस ले ली, सोचिए वहां से प्रश्न बना ही नहीं, है ना। तो आप क्या करोगे, प्रश्न बनेंगे इसी थ्योरी से। अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़ लोगे तो प्रश्न एग्जामिनर कहाँ से पूछेगा, इसी थ्योरी से पूछेगा। भले वो प्रश्न कहीं कैसे भी बनाए, कितना भी घुमा फिरा के बनाएगा, पर आप आसानी से प्रश्न कर लोगे। इसीलिए मैं पहले आपको थ्योरी पढ़ा रही हूँ, ताकि अगर प्रश्न कहीं से भी बने तो आप कर लो। मैं आपको सिर्फ प्रश्न करवा दूंगी, पर अगर मैं जो प्रश्न करवाऊंगी वहां से अगर आपका प्रश्न बैठा ही नहीं तो आप घबरा जाओगे। आप क्या करोगे, इसलिए आप आराम से, मैं जो पढ़ा रही हूँ मेरा अनुभव है कई सालों का, ऐसा नहीं कि मैंने नेट सेट क्वालिफाई कर रखा है। मैंने अन्य राज्यों की जो मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश की निवासी हूँ, तो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, आईटीआई, टीओ, डीआरडीओ जूनियर साइंटिस्ट, जो सेंट्रल लेवल पर एग्जाम होती है, एसएससी, जीडी, है ना, ऐसी कई प्रतियोगी परीक्षा मैंने क्वालिफाई कर रखी है। तो मैं थ्योरी पढ़ने पर ज्यादा यकीन करती हूँ। ज्यादा आप थ्योरी पढ़ोगे, पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो प्रश्न कहीं से भी बने आप आसानी से कर लोगे। इसलिए मैं जो पढ़ा रही हूँ, मैं जैसे पढ़ा रही हूँ आप पढ़िए, है ना। जब आप परीक्षा में बैठोगे और जब प्रश्न आपको मेरी क्लास में मिलेंगे तब आपको यकीन होगा, उससे पहले आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थी सिर्फ परिणाम पे यकीन करते हैं, पर पहले आपको मेहनत करनी होगी, परिणाम आपको तभी मिलेगा, है ना। तो मैं जो पढ़ा रही हूँ सिर्फ आप उसे पढ़िए। मैंने आपको बोला आपको किताब नहीं खरीदनी है, आपको कोर्स नहीं लेना है, बस आपको मेरी क्लासें लेनी है, आपको नोट्स बनाने हैं और ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू लगाने हैं, ताकि आपको पता चले कि प्रश्न कहाँ से बनते। थ्योरी में आप पढ़ा रही हूँ, आप उसी थ्योरी के पीवाईक्यू लगाओगे तो आपका थोड़ा बेस अच्छा हो जाएगा, है ना। मैं करवाऊंगी पीवाईक्यू, पर पहले मैं उन विद्यार्थियों के लिए पढ़ा रही जो पहली बार नेट सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है कोर्स खरीदने के, ताकि वो अच्छे से तैयारी करें और मेरी तरह प्रथम प्रयास में यूजीसी नेट और सेट की एग्जाम क्वालिफाई करके जीआरएफ ले और फिर मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी मेरे साथ करें, है ना। तो बस आपको मैं जैसे पढ़ा रही हूँ, जो पढ़ा रही हूँ आपको पढ़ना है। टीचर को पता होता है प्रश्न कहाँ से कैसे बनते हैं ना, तो आपको टीचर पर विश्वास रखना होगा। ठीक है, ज्ञान पूरा हो गया आज का। अब मैं पढ़ाना शुरू करूंगी, नहीं तो फिर आप कमेंट करोगे कि मैडम आप पढ़ाते कम हो, ज्ञान ज्यादा देते हो, पर ज्ञान ज्यादा जरूरी है देना, है ना। सिर्फ किताबी ज्ञान से ही आप पास नहीं होंगे, आपके पास दूसरा ज्ञान भी होना चाहिए। तो हम पढ़े इंटरनेट,
तो पहले हम पढ़ेंगे इंटरनेट की शुरुआत कैसे कहां से हुई हमारे भारत देश में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो भारत में इंटरनेट सेवा का आरंभ 15 अगस्त 1995 में विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा आरंभ किया गया था, है ना। तो अब पहले मैं थ्योरी पढ़ा दो, फिर मैं आपको बताऊंगी प्रश्न कैसे बनेंगे। भारत में लोकल इंटरनेट सेवा प्रदाता VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड था, जो BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड, MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड तथा मंत्रा ऑनलाइन तथा सत्यम ऑनलाइन इत्यादि हैं। इन कंपनियों का भारत के अनेक शहरों में DSN डोमेन नेम सिस्टम सर्वर है। DNS डोमेन नेम सर्वर एक कंप्यूटर है जो दूसरे कंप्यूटर के डोमेन नाम को IP इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के अनुवादक करता है। वर्तमान समय में BSNL द्वारा 2 माध्यम से इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराई जाती है। PSTN पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क और ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। अब ये जो मैंने थ्योरी पढ़ाई ना, इसी थ्योरी से आपके 10 प्रश्न बनते हैं। अब जो विद्यार्थी सीरियस होगा वो आसानी से इसी थ्योरी से 10 प्रश्न बना लेगा। अब आपको वैसे यकीन तो होता नहीं है मेरे ऊपर, अब मैं आपको बताती हूँ कि इस थ्योरी से प्रश्न कैसे बनेंगे। आप नोट करके ये थ्योरी पढ़ लीजिए और आप इसी थ्योरी के साथ साथ प्रश्न भी उतार लीजिए। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, पर मैं चाहती हूँ कि आपकी आज की क्लास में मैं ICT आपका पूरा करवा दूं, ताकि जल्दी से जल्दी मैं आपका सिलेबस पूरा करवा दूं। आपका पहला प्रश्न बनता है, मैं प्रश्न लिख रही हूं। भारत में इंटरनेट का आरंभ कब हुआ था? एक प्रश्न आपका ये बनता है। दूसरा प्रश्न बनता है, भारत में इंटरनेट का आरंभ किस संचार निगम द्वारा? प्रश्न उतार लीजिए आप, है ना। ये एक इनमें से एक प्रश्न आपको मिलेगा, है ना। स्क्रीनशॉट ले लेना आज की क्लास का। मैं आपको जब आपका पेपर होगा ना सेट का, तो ऑफलाइन होगा, मैं बता दूंगी प्रश्न बने। UGC नेट का एग्जाम 16 शिफ्टों में होगा, तो 16 में से एक ना एक शिफ्ट में प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। तो भारत में इंटरनेट का आरंभ किस संचार निगम द्वारा किया गया था, है ना। फिर तीसरा प्रश्न बनता है, BSNL का पूरा नाम बताइए। चौथा प्रश्न बनता है, VSNL का पूरा नाम। फिर पांचवा प्रश्न बनता है, BSNL द्वारा कौन से इंटरनेट 2 सेवाएं उपलब्ध कराई गई? प्रश्न लिखा तो मैं फिर आपके इनको आंसर बताऊंगी। 5 हो गए ना, 10 प्रश्न बताती हूं मैं आपको। 10 हो गए। फिर आपसे पूछा जाएगा कि भारत में कौन सी, मेरे कंटेंट को आप बहुत हल्के में ले रहे हो ना, गलती ना करें। ये कोर्स अगर मैं अभी पेड कोर्स में पढ़ाती ना, तो मुझे बहुत अच्छे खासे पैसे इस कोर्स के मिल जाते, पर मैंने आपसे वादा किया था कि मैं फ्री में पूरा इतने अच्छे से पढ़ा दूंगी, आपको पेड कोर्स में भी कोई नहीं पढ़ाएगा। भारत में कौन सी लोकप्रिय इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियां उपलब्ध है? हो गया। फिर 7वां प्रश्न है आपका, MTNL का पूरा नाम बताइए।
फिर 8वां प्रश्न है डीएनएस का पूर्ण रूप, पूर्ण नाम। हो गया प्रश्न। 9वां प्रश्न बनता है भारत में कौन सा कंपनी सर्वर कार्य करता है। 9 प्रश्न तो मैंने बता दिया आपको, है ना। अब यहां है 10वां प्रश्न, आईपी का पूरा नाम। और एक और 11वां प्रश्न बताती हूँ ना। डीएनएस सर्वर किस एड्रेस के लिए अनुवादक का कार्य करता है। अब देखिए आपके 11 प्रश्न बन गए ना। अब इन 11 प्रश्नों के मैं आंसर भी आपको बताती हूँ ना, इसीलिए मैं थ्योरी आपको पढ़ा। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ ली ना, अब क्या पीवाईक्यू आप या कोई किसी ने भी आपको आईसीटी पढ़ा होगा तो ये प्रश्न पढ़ाए होंगे, नहीं पढ़ाए होंगे। आप आईसीटी वालों की क्लासेस जाकर देख लीजिए ना। मैं किसी भी टीचर के बारे में निंदा नहीं कर रही हूँ, पर आपको क्या वो इतने अच्छे से पढ़ा रही है, थ्योरी भी पढ़ा रही है और आपको फिर क्वेश्चन भी बता रहे नहीं, या तो वो क्वेश्चन बताएंगे या थ्योरी बताएंगे, पर मैं दोनों चीजें आपकी करवा रही हूँ। अब मैं आपको सारे प्रश्नों के आंसर भी बताती हूँ। पहला, भारत में इंटरनेट का आरंभ कब हुआ था? 15 अगस्त 1995 को। भारत में इंटरनेट का आरंभ किस संचार निगम ने किया? वीए किसने किया? विदेश संचार निगम ने या वीएसएनएल ने, है ना। फिर अगला प्रश्न क्या है आपका? बीएसएनएल द्वारा कौन सी इंटरनेट सेवाएं कौन सी दो इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है? पीएसटीएन और आईएसडीएन। और यहाँ पर देखो 12वां प्रश्न ये बन जाता है, 13वां प्रश्न ये बन जाता है कि पीएसटीएन का पूर्ण रूप बताइए और आईएसडीएन का पूर्ण रूप बताइए। और 14वां प्रश्न ये बन जाएगा कि पीएसटीएन और आईएसडीएन किन के लिए कार्य करती है? बीएसएनएल के द्वारा कार्य करती है। तो आपके 14 से 15 प्रश्न मैंने इसी कॉन्सेप्ट से बता दिए। बीएसएनएल का पूर्ण रूप भारत संचार निगम, विदेश संचार निगम। भारत में कौन सी लोकप्रिय इंटरनेट सेवा प्रदाता है? तो कौन कौन से हैं? वीएसएनएल है, बीएसएनएल है, एमटीएनएल है ना, मंत्रा ऑनलाइन है, सत्यम ऑनलाइन है, सभी कार्य करते हैं। फिर एमटीएनएल का पूर्ण रूप है महानगर टेलीफोन नेटवर्क लिमिटेड। डीएनएस का डोमेन नेम सिस्टम। भारत में कौन सी कंपनियां सर्वर कार्य करती है? तो डीएनएसएन का करती है। डीएनएस का या डोमेन नेम सर्विस का कार्य करती है आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर डीएनएस सर्वर किस एड्रेस का अनुवादन करता है? आईपी एड्रेस का करता है। तब देखिए मैंने थ्योरी पढ़ा दी, प्रश्न भी करवा दिए, इसलिए मैं बता रही कि थ्योरी अगर आपने ध्यान से पढ़ ली तो अगर एग्जामिनर कहीं से भी प्रश्न पूछेगा, ये पूछ लिया जाएगा इनसे कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट के बारे में सत्य कथन है। 4-5 कथन उठा लिए जाएंगे। अगर आपने थ्योरी अच्छे पढ़ी तब आसानी से प्रश्न करके आ जाओगे, तब आपका डाउट क्लियर होगा। आप बार बार मुझे कमेंट मत करिए कि पीवाईक्यू करवाई, मुझे पता है कहाँ कैसे कितना आपको पढ़ाना है, बस आपको ध्यान से पढ़ना है। मैं जो पढ़ा रही हूँ जितना पढ़ा रही हूँ, है ना। अगला है इंटरनेट सॉफ्टवेयर या वेब ब्राउजर। यहां से प्रश्न आपके नेट में कितनी ही बार पूछ लिया गया है और सेट में भी पूछ लिया गया है कि कौन कौन से वेब ब्राउजर है। तो आपको वेब ब्राउजर के नाम पता है तो आप आसानी से प्रश्न कर लोगे। यूजीसी नेट का फेवरेट प्रश्न है, हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछा ही जाता है, आपके भी पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से वेब ब्राउजर है। तो आपको इस 7 वेब ब्राउजर के नाम मुंह जबानी याद होने चाहिए, है ना। इनमें से 4 के नाम दे दिया जाएगा और एक नाम अलग दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। तो आपको नाम पता है तो आप आसानी से प्रश्न कर लोगे। एक क्या है? नेटस्केप नेविगेटर वेब ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, एनसीएसएम मोजेक है, ओपेरा है, सफारी क्रोम है और एक क्या, एक और नया अभी क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज।
ये हमारा नया एक सर्च इंजन आया है माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा ही बनाया गया है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो कौन कौन से है? नेटस्केप नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर है ना, मोजिला फायरफॉक्स, एनसीएसए है ना, मोजेक भी याद रख सकते हो आप है ना, ओपेरा का नाम याद रखना है, सफारी का नाम रखना, क्रोम का याद रखना है। कितनी बार गूगल क्या है? गूगल सर्च इंजन ही, गूगल एक हमारा क्या है? वेबसाइट है ना गूगल। तो क्रोम एक सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन नहीं है ना, ये भी आपको याद रखना है। 4 ऑप्शन देखो प्रश्न कैसे पूछेगा। निम्न लिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है ना, तो ये हमारे क्या है? वेब ब्राउजर, सॉरी है ना, ये हमारे वेब ब्राउजर है और गूगल क्या है? सर्च इंजन है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना, मैंने थोड़ा गलत बता दिया हड़बड़ी में है ना, आपको इसे गलती नहीं करनी। ये क्या हमारे सब वेब ब्राउजर है और गूगल क्या है? हमारा सर्च इंजन है ना। तो पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन से वेब ब्राउजर नहीं है। एक आ जाएगा क्रोम, एक ऑप्शन आ जाएगा सफारी, तीसरा आ जाएगा आपका गूगल और चौथा आ जाएगा आपका ओपेरा है ना। तो विद्यार्थी ना कहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे? गूगल में। उनको ऐसा लगेगा कि गूगल वेब ब्राउजर है, पर गूगल वेब ब्राउजर नहीं है। गूगल पे हम चीजें सर्च करते हैं तो ये हमारा सर्च इंजन है ना। और क्रोम, ओपेरा और सफारी क्या है? हमारे वेब ब्राउजर है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं थ्योरी भी पढ़ा दी, प्रश्न भी बता दी, प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। तो गूगल क्या है? हमारा सर्च इंजन है और ये क्या हमारा वेब ब्राउजर है ना। आपके डाउट क्लियर हो गया है ना। मैं भी थोड़ा हड़बड़ाहट में आपको गलत बता दिया, गलती हो जाती है, मैं भी इंसान हूं है ना। तो कौन कौन से वेब ब्राउजर है? वेब एक विशाल पुस्तक की तरह है तथा वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है। तो ये भी याद रखना है आपको कि वेब ब्राउजर क्या एक सॉफ्टवेयर है ना, एक सॉफ्टवेयर है हमारा वेब ब्राउजर। जो और कौन से सॉफ्टवेयर है? अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये भी याद रखना है कि वेब ब्राउजर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। और कुछ वेब ब्राउजर निम्नलिखित है। कौन कौन से? नेटस्केप नेविगेटर, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, एनसीएसए, मोजेक, ओपेरा, सफारी, क्रोम और गूगल हमारा क्या है? सर्च इंजन है। ठीक है, तो मेरे सारे डाउट आपके इस कॉन्सेप्ट से क्लियर कर दिए। प्रश्न कैसे बनेंगे वो भी मैंने बता दिया। अब हमारे इंटरनेट से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं जो हमें याद होना चाहिए, क्योंकि ये यूआरएल का तो एमपी सेट 2024 की परीक्षा में पूछा गया था मेरे खुद के एग्जाम में कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है। तो मुझे पता था कि यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, तो मैंने प्रश्न कर दिया क्योंकि मैंने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी थी है ना। तो इसीलिए मैं वही पढ़ा रही जहां से प्रश्न आपके बनेंगे। नेट में कई बार पूछ लिया गया है आईपी एड्रेस के बारे में, टीसीपी के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे, आपसे थ्योरी कोई परिभाषा दे दी जाएगी कि निम्नलिखित में से इसका संबंध किससे। तो अगर हमें पता होगा तो हम आसानी से प्रश्न कर लेंगे। तो यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। इससे यह इंटरनेट पर किसी भी संसाधन का पता देने के लिए स्टैंडर्ड तरीका होता है। यह इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं का पता बताता है तथा उसका सूचना के प्रोटोकॉल एवं डोमेन नाम को दर्शाता है। जैसे http://www.yahoo.com। तो http एक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ना। मैंने बताया था http का फुल फॉर्म क्या है। जैसे आपको अभी यूआरएल का पूछ लिया गया है तो अगली बार आपसे http का फुल फॉर्म पूछ लिया जा सकता है, या HTML का पूछ लिया जाएगा। तो क्या है? हाइपर, इसका फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है और ये क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो है ना, इस प्रकार प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग कर वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www पर yahoo.com नामक वेब ब्राउजर पर जा सकते हैं तथा भारतीय जनता पार्टी भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसका इंटरनेट पर अपना
वेबसाइट बनाया था तथा भारत में सिक्किम राज्य में सर्वप्रथम इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई गई थी। आप खुद देखिए कि इस एक ही यूआरएल वाली थ्योरी से कितने सारे प्रश्न हमारे बन रहे हैं ना। देखो मैं आपसे बताती हूँ कि कौन कौन से प्रश्न आपकी इस थ्योरी से बनते। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है ना। आज की क्लास आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, बहुत ध्यान से पढ़नी, क्योंकि आपके बहुत सारे प्रश्न आज की क्लास से बनेंगे। आपको खुद को यकीन हो गया होगा, क्योंकि देखिए मेरा कंटेंट कितना अच्छा मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। एक प्रश्न यहाँ बनता है हमारा। पहला प्रश्न यूआरएल का पूर्ण रूप है ना। फिर यह इंटरनेट पर यह किसी भी संसाधन के द्वारा पता देने का काम करता है, यानी हर एक वेबसाइट का अपना पता होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, यूआरएल के द्वारा ही वह वेबसाइट अपना पता देती है। तो प्रश्न बनेगा कि इंटरनेट द्वारा किस संसाधन के द्वारा एक स्टैंडर्ड पता बनाया जाता है, तो यूआरएल के द्वारा पता बनाया जाता है। यहां से हमारा दूसरा प्रश्न बनता है। फिर यह इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं का पता बताता है तथा सूचना के प्रोटोकॉल तथा डोमेन नेम को भी दर्शाता है। तो तीसरा प्रश्न बनता है कि कौन इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं का पता बताता है तथा सूचना और प्रोटोकॉल का डोमेन नेम भी दर्शाता है, तो कौन दर्शाता है, यूआरएल। तीसरा प्रश्न बनता है। चौथा प्रश्न है कि जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब तथा याहू वेबसाइट पर जा सकते हैं, किसके द्वारा जा सकते हैं। चौथा प्रश्न हमारा यहाँ बन जाता है कि यूआरएल के द्वारा जा सकते हैं। फिर पांचवा प्रश्न बनता है कि भारतीय जनता पार्टी भारत की पहली राजनीतिक पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था। तो प्रश्न बनेगा कि भारत की कौन सी पहली राजनीतिक पार्टी है जिसने इंटरनेट पर पहले अपना वेबसाइट बनाया था। तो कौन सी भारतीय जनता पार्टी ऐसी पहली राजनीतिक पार्टी है जिसने इंटरनेट पर पहली अपनी वेबसाइट बनाई थी। फिर आपका पांचवा बन गया। छठा प्रश्न यहाँ से बनता है कि भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध करवाई थी। तो सिक्किम राज्य ने उपलब्ध करवाई थी। तो आपको याद रखना, सिक्किम राज्य पहला राज्य जिसने इंटरनेट डायरेक्टरी उपयुक्त करवाई थी। वो भारतीय जनता पार्टी पहली राजनीतिक पार्टी है जिसने क्या करवाया था, प्रथम बार अपना एक वेबसाइट बनाई थी, है ना। तो आप देखिए इस एक ही थ्योरी से कितने सारे प्रश्न आपके। अब प्रश्न कहाँ से पूछेगा एग्जामिनर, यहीं से पूछेगा। तो हम कोई सा भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ रहे। क्लास भले बड़ी हो जाए आपकी, पर मैं चाहती हूँ आज आपका आईसीटी में पूरा करवा दूं, तो आपको घबराना नहीं है ना। आईपी, टीसीपी, आईपी। तो टीसीपी आईपी का पूर्ण रूप क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। यह नियमों का एक समूह होता है जो इंटरनेट कैसे कार्य करता है यह निर्णय करता है। यह दो कंप्यूटरों के बीच सूचना संचार स्थानांतरण करने का कार्य करता है। अब किसे कहते हैं, टीसीपी आईपी, यानी एक सूचनाओं का समूह होता है, यानी एक नियमों का समूह होता है कि इंटरनेट कैसे कार्य करेगा, है ना। तो जैसे हम यूआरएल बनाएंगे, कुछ भी हम वेबसाइट बनाएंगे, तो इंटरनेट का एक प्रोटोकॉल होता है। उस प्रोटोकॉल का हमें नियमों का फॉलो करना करता है, और इंटरनेट का कुछ अपने नियम होते हैं। उन्हीं नियमों को समूह को क्या कहा जाता है, टीसीपी आईपी कहा जाता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, और ये दो कंप्यूटरों के बीच सूचना स्थानांतरण का कार्य किया जाता है। अगर टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा तो हम इंटरनेट का उपयोग नहीं कर पाएंगे। अपलोडिंग से कितनी बार प्रश्न पूछा गया। अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते। इतनी शुद्ध हिंदी में नेट और सेट में प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी तो आसानी से इस प्रश्न को कर देते, पर जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी है उन्हें इतनी शुद्ध हिंदी पूछ ली जाती है पेपर 1 की, क्यों घबरा जाते हैं और प्रश्नों को गलत, इतने आसान प्रश्नों को भी गलत करके आ जाते, क्योंकि हम दैनिक दिनचर्या में अपलोडिंग और डाउनलोडिंग का कॉन्सेप्ट हम डेली फोन मोबाइल में करते, पर अगर हमें पता ही नहीं होगा इसकी परिभाषा तो आप प्रश्न गलत करके आ जाओगे। तो अपलोडिंग किसे कहा जाता है, एक स्थानीय कंप्यूटर से दूसरी स्थित कंप्यूटर पर डाटा स्थानांतरण की प्रक्रिया अपलोडिंग कहलाती है। जब हम अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर को उपयोग करने के लिए फाइल प्रतिलिपि डालते हैं तो उसे हम अपलोड करते हैं। यानी जैसे मैंने वीडियो बनाई, अब मैंने वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करी, तो यानी अपलोड करना। जैसे आपके पास कुछ फाइल है ना, या आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो, तो आपके जो डॉक्यूमेंट है वह दूसरी वेबसाइट पर अपलोड किए जाते, यानी एक डाटा दूसरे डाटा को भेजना या दूसरी वेबसाइट पर
डालना क्या कहलाता है, अपलोडिंग कहलाता है। अब डाउनलोडिंग वही डाटा, जैसे मैंने वीडियो डाली, अब वीडियो को आपने डाउनलोड कर लिया, या मैंने कोई वीडियो पीडीएफ अपलोड करी मेरे चैनल पर और वो पीडीएफ आपने डाउनलोड कर ली, तो उसे क्या कहा जाता है, डाउनलोडिंग कहा जाता है। तो एक दूर स्थित कंप्यूटर सर्वर से एक स्थानीय कंप्यूटर के लिए डाटा हस्तांतरण की प्रक्रिया, अर्थात जब हम अपने कंप्यूटर से इंटरनेट के प्रयोग से दूसरे कंप्यूटर सर्वर की फाइल की प्रतिलिपि डालते हैं। ये याद रखना है आपको, प्रतिलिपि डालना, कभी कभी विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है, उसे अपलोडिंग लगा देता है, पर प्रतिलिपि डालना यानी कि डाउनलोड करना होता है ना, प्रतिलिपि डालना अपलोडिंग नहीं होता है। सर्वर प्रतिलिपि डाल रहा है, उसे डाउनलोड करते हैं ना, यानी कि जो कंप्यूटर सर्वर की फाइल है जिसे आप डाउनलोड कर रहे हैं उसे क्या कहा जाता है, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग कहा जाता है। तो अब आप क्लियर हो गया होगा कि अपलोडिंग यानी कि जो पीडीएफ फाइल आप डालते हो किसी वेबसाइट पर या किसी भेजते हो तो उसे अपलोडिंग कहा जाता है। और वही कोई भी आपके पास पीडीएफ आती पढ़ने के लिए या कोई नोटिफिकेशन आए यूजीसी नेट या सेट की तरफ से, तो वो पीडीएफ जब आप डाउनलोड करते हो, उस प्रतिलिपि को डालते हो अपने फोन में, तो उसे डाउनलोडिंग कहा जाता है ना। डायरेक्ट परिभाषा दे दी जाएगी और आपको पूछ लिया जाएगा यह शब्द किसके बारे में कहा गया है। अब गेटवे किसे कहा जाता है, यह संचार यंत्र या प्रोग्राम है जो दो भिन्न भिन्न प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क के बीच डाटा संप्रेषण करता है। तो क्या एक संचार यंत्र या प्रोग्राम है जो दो भिन्न भिन्न जो प्रोटोकॉल होते हैं, यानी जो टीसीपी आईपी हमारे प्रोटोकॉल है या हमारे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, इनके बीच संप्रेषण का कार्य क्या करता है, गेटवे लगा लीजिए। गेटवे यानी कि एक रास्ता जो संचार के प्रोग्रामों के साथ संप्रेषण करने का कार्य करता है। अब अगला है हमारा आईपी एड्रेस। क्या है, इंटरनेट एड्रेस या आईपी एड्रेस या इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, आईपी पता है ना। यहाँ से प्रश्न मेरे नेट की एग्जाम में पूछा गया था, जो मैंने अभी जून का जो एग्जाम दिया था 2025 का, वहां पर मेरे आईपी एड्रेस से पूछा गया था प्रश्न, कथन दिए गए थे कि कौन सा कथन इंटरनेट के बारे में सत्य असत्य, तो मैंने आसानी से इस प्रश्न को कर दिया। तो आईपी एड्रेस 32 बिट न्यूमेरिक फॉर्मेट 4 संख्याओं का एक समूह होता है जो डॉट से अलग किया जाता है, जिसका एक भाग नेटवर्क का पता नेटवर्क एड्रेस होता है तथा दूसरा नोड का पता है नोड एड्रेस होता है। नेटवर्क में जुड़े प्रत्येक नोड आईपी एड्रेस का खास तथा अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए आईपी एड्रेस या नेटवर्क एड्रेस यानी कि हर एक वेबसाइट का अपने एक आईपी पता होता है, एड्रेस होता है, उसे आईपी एड्रेस कहा जाता है। आपको इसे समझना है। जैसे मेरी वेबसाइट है, मैंने कुछ वेबसाइट बताई है, यूट्यूब की अपनी कुछ वेबसाइट है, तो उसका एक अपना आईपी एड्रेस या यूआरएल होता है। आप उस आईपी एड्रेस को कॉपी करते हो या सर्च करते हो क्रोम पर जाकर, तो आसानी से वो क्रोम ब्राउजर पर सर्च हो जाता है, यानी उसका होता है। और ये कितने बीट का बना होता है, उसे कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है कि आईपी एड्रेस कितने बीट का समूह होता है, 32 बीट का समूह होता है ना। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर स्टार लगा लीजिए कि आईपी एड्रेस एक एड्रेस होता है, यह 32 बिट का समूह होता है, यह एक पता होता है किसी भी वेबसाइट का जो डॉट के द्वारा अलग किया जाता है। अब अगला है हमारा HTTP है ना। क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह इंटरनेट पर प्रयुक्त एप्लीकेशन स्तर का प्रोटोकॉल होता है जो वेब पेज के प्रसारण को निर्धारित करता है, यानी कि बिना HTTP के द्वारा आप कोई भी वेब पेज नहीं बना सकते। एक वेब पेज बनाने के लिए आपको एक तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होनी चाहिए और एक TTP HTTP एक ये प्रोटोकॉल होना चाहिए। इसके द्वारा ही आप वेब पेज का कार्य कर सकते, बिना HTTP के द्वारा कोई इंटरनेट वेब पेज आपका कार्य नहीं करेगा। तो क्या ये एक वेब पेज का पता है, किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका पूरा नाम आपको याद होना चाहिए। HTTP का पूछ लिया जाएगा सेट के विद्यार्थियों से कि HTTP का पूरा नाम क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला स्पैम के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि स्पैम किसे कहा जाता है। इंटरनेट पर लोगों के संदेश या विज्ञापन बार बार भेजना जिसका उन्होंने अनुरोध नहीं किया है, अर्थात अवांछित संदेश। कितनी ही बार पूछ लिया गया है कि अवांछित संदेश विज्ञापन जो ईमेल बॉक्स पर भेजे जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, स्पैम का। कितनी ही बार ये प्रश्न पूछ लिया गया, स्टार लगा लीजिए। आईएमपी से आईएमपी प्रश्न है
कि अवांछित संदेश या विज्ञापन जो लोगों को ईमेल बॉक्स के द्वारा भेजे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? स्पैम, बग या अन्य नाम दे दिया जाएगा। मेलवेयर या वायरस तो उसे क्या कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है। स्टार लगा लीजिए, आपके प्रश्न पूछा जाए, है ना। या अनसोलिसिटेटेड या जंक ईमेल होते हैं, यानी अवांछित ईमेल, यानी बिना उपयोग के, बिना काम के आपको आपकी ईमेल पर बार बार संदेश प्राप्त होते हैं। आपकी ईमेल आईडी को हैक करने के लिए, किसी भी काम से आपको नुकसान पहुंचाने के लिए यह मेल आपको भेजे जाते हैं। अब अगला है डोमेन नेम। डोमेन नेम किसे कहा जाता है ना। क्या है डोमेन नेम? तो ये एक विशेष नाम होता है जो इंटरनेट साइट की पहचान बताता है, यानी किसी भी इंटरनेट साइट का अपना एक डोमेन नेम होगा जो किसी भी इंटरनेट वेबसाइट पर यूआरएल के द्वारा यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर के अंत में डॉट के बाद नाम को डोमेन नाम कहा जाता है। यानी कि हर एक वेबसाइट का अपना डोमेन नेम होता है, जैसे http ट्रांसफर प्रोटोकॉल .www worldwideweb.yahoo.com, यानी यह एक डोमेन नेम है किसी भी वेबसाइट का। जैसे मैं खुद वेबसाइट बनाऊंगी तो मेरा खुद अपना एक डोमेन नेम बनाऊंगी, उस डोमेन नेम से आप मेरी वेबसाइट को सर्च करोगे, है ना। जैसे .com या डोमेन नेम होता है ना, तो ये डोमेन नेम होता है, यह किसी भी संस्था या देश को इंगित करता है। तो अब आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा डोमेन नेम किस कंपनी का है। तो आपको याद होना चाहिए कि .acro लिखा रहे तो यह एविएशन का डोमेन नेम है। .गवर्नमेंट लिखा रहे तो सरकारी संस्था का डोमेन नेम है। प्रश्न किसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा डोमेन नेम सरकारी संस्था के लिए उपयोग किया जाता है। .got, .com, .in, .net, तो .got सरकारी संस्था के लिए उपयोग किया जाता है। कितनी बार ये प्रश्न पूछ लिया गया है। .in इंडियन भारत के लिए उपयोग किया जाता है। .net नेटवर्क के लिए डोमेन नेम उपयोग किया जाता है। .name पर्सनल, जो आपका पर्सनल एड्रेस होता है उसके लिए उपयोग किया जाता है। नौकरी के लिए .jobs डोमेन नेम उपयोग किया जाता है। BIG बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये वाला डोमेन नेम उपयोग करेंगे। फिर .एजुकेशन के लिए, एजुकेशन वाला भी नेट के एग्जाम में कितनी बार पूछ लिया गया है एजुकेशन के लिए, कि एजुकेशन के लिए कौन सा डोमेन नेम उपयोग किया जाता है। .edu ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितनी बार पूछ लिया गया है, डोमेन नेम org उपयोग किया जाता है। सैनिक के लिए .mil, तो आपको याद रखना है कि जो सैनिक के लिए थोड़ा अलग है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन तो आप याद रख लोगे, एजुकेशन से याद रख जाएगा, है ना, बिजनेस से BIG, पर जो सैनिक है MIL आपको याद रखना है, पूछ लिया जाएगा, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन या विद्यार्थियों को थोड़ा डराने वाला डोमेन नेम हो जाता है। तो आप याद रख लिए कि .mil सैनिकों के लिए उपयोग किया जाता है। फिर .ASIA एशिया के लिए उपयोग किया जाता है। .com कमर्शियल होता है, जैसे यहाँ लिखा गया है yahoo.com एक कमर्शियल डोमेन नेम होता है, कॉमन नेम डोमेन सिस्टम। तो आपको याद रखना है ये सब डोमेन नेम, आपको याद रखने मोस्ट IMP। इसे तो जो हमें पढ़ा रही सभी IMP है, पर इसे डायरेक्ट प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। अब आप बोल रहे PYQ, तो मैं खुद PYQ इसी थ्योरी से बनाऊंगी। जब आपको करवाऊंगी ना मैं प्रश्न, तो इसी थ्योरी से मैं आपके प्रश्न बना के लाऊंगी। इसलिए मैं चाहती हूँ आपको अभी थ्योरी में अच्छे से पढ़ा दूं, ताकि आपकी PYQ जब मैं प्रश्न करवाऊं तो आपके आसानी से प्रश्न बन जाए। अब अगला है फ्लैश। फ्लैश किसे कहा जाता है? यह छोटे छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो वेब पेज पर चलते हैं तथा सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया, तथा एनिमेशन प्रदान करने के लिए फ्लैश या कहता है एक छोटी छोटी एप्लीकेशनें होती है जो वेब पेज पर चलाई जाती है कि आप कार्य किसे करते हो, आपको कौन कौन से एनिमेशन लगाने, इन्हीं एनिमेशन, इसे फ्लैश से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आप याद मत रखिए, यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, है ना। सर्फिंग से प्रश्न इंटरनेट द्वारा, इसका भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। वायरस से पूछा जाएगा, हमें वायरस वाला टॉपिक पढ़ना है। जहां से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा वो हमें पढ़ना ही नहीं है ना, क्यों हम एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़े। वैसे हमसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 5 नंबर के, वैसे हमने इतना पढ़ लिया है कि 5 नंबर हमारे कहीं नहीं गए इस यूनिट से। वायरस एक प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बिना हमारी इच्छा तथा जानकारी के लोड हो गया है। यह वायरस बार बार
खुद की प्रतिलिपि भेजकर प्रतिलिपि तैयार कर सकता है और उपलब्ध सारे मेमोरी पर उपयोग कर सिस्टम की गति को धीरे धीरे या पूर्णतः रोक सकता है। कुछ वायरस कंप्यूटर की बूटिंग से स्वयं को जोड़ लेते हैं तथा जितनी बार कंप्यूटर बूट करता है वो उतना ही फैलता जाता है, वह यह कंप्यूटर को रिबूट करता रहता है। अतः डोस किसी भी डाटा को राइट नहीं कर सकता यदि कंप्यूटर वायरस फेट या फाइल एलोकेशन टेबल को ऑपरेट करता है तो फिर यह कंप्यूटर के डाटा या प्रोग्रामों की क्षति पहुंचाता है तथा यह कंप्यूटर में वायरस के आने से सामान्य तरीका इंटरनेट तथा वांछनीय ईमेल होता है ना। तो वायरस का एक अवांछनीय मेल जो हमारे कंप्यूटर को हैक करने के लिए, हमारे सिस्टम को हैक करने के लिए भेजे जाते हैं ताकि आपकी सारी जानकारी प्रतिलिपियां वो ले ले और आपके सिस्टम को हैक कर ले, आपकी गोपनीय जानकारी उनके द्वारा प्रदान कर ली जाए और कहीं ना कहीं आपकी गोपनीय जानकारी का अवांछित रूप से उपयोग करे, आपको ब्लैकमेल करे और उनका उपयोग उनके फायदे के लिए किया जाए। तो आपको याद रखना वायरस किसे कहा जाता है? कंप्यूटर वायरस से जो असामान्य अवांछनिक तरीके से हमारे ईमेल के द्वारा या मैसेज के द्वारा भेजा जाता है ताकि सामने वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया जाए और उसके सिस्टम को हैक कर लिया जाए। अब आगे क्या लिखा गया है वायरस के बारे में कि जिसे हम एंटीवायरस के सिस्टम स्कैन चालक हटा सकते हैं। कुछ समय के अंतराल पर पूर्णतः सिस्टम स्कैन चलाकर हम कंप्यूटर को वायरस मुक्त रखने में सक्षम हो सकते हैं। सर्वप्रथम दिखने वाला पर्सनल कंप्यूटर वायरस क्या था? सी ब्रेक था। तो आपको याद रखना है कि सर्वप्रथम दिखने वाला पर्सनल कंप्यूटर वायरस क्या था? सी ब्रेक था। क्या था? सी ब्रेक। प्रश्न बनेगा कि सर्वप्रथम दिखने वाला पर्सनल कंप्यूटर वायरस क्या था? सी ब्रेक। क्या था? सी ब्रेक था। सी ब्रेन था, है ना। क्या था? सी ब्रेन, यानी आपके दिमाग को ही हैक करने वाला, यानी कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है? सीपीयू। तो सीपीयू को ही हैक कर लिया तो सी ब्रेन प्रथम वायरस था हमारे कंप्यूटर को हैक करने वाला। अगला है भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस हैप्पी बर्थडे जोशी था। क्या था? जो भारत में सर्वप्रथम वायरस दिखा गया था कंप्यूटर वायरस, वो क्या था? हैप्पी बर्थडे जोशी था। कुछ कंप्यूटर वायरस निम्नलिखित तो आपको याद रखना है कि भारत में प्रथम दिखने वाला कंप्यूटर वायरस क्या है? हैप्पी बर्थडे जोशी। और पर्सनल दिखने वाला सर्वप्रथम क्या था? सी ब्रेन, जो पूरे विश्व में देखा गया था पर भारत में हैप्पी बर्थडे जोशी था। अब आपको इन वायरसों के नाम याद होने चाहिए ताकि पूछ लिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस है या कौन सा नहीं है, तो आपको इन सबके नाम याद होंगे तब आसानी से प्रश्न करके आ जाओगे। प्रश्न बनेगा निम्न में से कौन कंप्यूटर वायरस नहीं है? पहला है ब्रेन, मंकी, वॉन फोक, वॉन हॉफ और माइकल एंजेलो, क्रीपर और हैप्पी बर्थडे जोशी। अब कौन सा नहीं है? तो ये सारे नाम दे दिए, कोई सा भी नाम दे दिया कि एप्पल, ये दे दिया एप्पल नाम। तो हमें पता है कि एप्पल नाम का कोई भी वायरस नहीं है। ये सारे हमारे कंप्यूटर वायरस है। क्या है? ब्रेन है, मंकी है, सी ब्रेन है, मंकी है, वॉन होफ है, माइकल एंगेलो है या एंजेलो है, क्रीपर है और हैप्पी बर्थडे जोशी है। ये हमारे क्या है? कंप्यूटर वायरस। अगला है पासवर्ड किसे कहा जाता है? यह एक गोपनीय कोड है जो कुछ प्रोग्रामों या दूसरे ईमेल के प्रविष्टि प्रतिबंधित करता है। इसके प्रयोग से हम प्रोग्राम डाटा ईमेल को सुरक्षा प्रदान करता है। यह एक अल्फा न्यूमेरिकल चिन्हों, अंकों तथा शब्दों के संयोजन से बनता है। यानी कि पहला अल्फाबेट हमने ए ले लिया, फिर हमने पहले कैपिटल लेटर ले लिया, स्मॉल लेटर ले लिया, कोई हमने अक्षर ले लिया, फिर 1 2 3 गिनती ले ली, फिर डॉट लगा दिया। तो इस प्रकार आप किसी ऐसे हमारा ऐसा क्या करेंगे? पासवर्ड बना लेंगे जिससे हम हमारे डाटा को सुरक्षित रख सकते। जैसे हमारे मोबाइल में हम पासवर्ड बनाते हैं, हमारे एप्लीकेशन पर बनाते हैं, हमारे ईमेल एड्रेस बनाते हैं, तो ये सभी पासवर्ड हमारी गोपनीयता हमें प्रदान करता है। अब हैकर किसे कहा जाता है?
हैकर वे व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के लिए अन्य व्यक्तियों के कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क की जानकारी को गैर कानूनी तरीके से हानि पहुंचाते। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा, विद्यार्थी का कंफ्यूज होगा। यह प्रश्न पूछ लिया गया यहां से कि क्वेश्चन निम्न में से कौन व्यक्तियों कौन है जो व्यक्तियों के जो व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन अपने व्यक्तिगत, यहां से कौन अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अन्य व्यक्तियों के कंप्यूटर को और कंप्यूटर नेटवर्कों से जानकारी गैर कानूनी तरीके से हानि पहुंचाने के लिए प्राप्त करता है। तो एक ऑप्शन आ जाएगा हैकर और एक ऑप्शन आएगा वायरस। तो विद्यार्थी हैकर और वायरस में कंफ्यूज हो जाएगा, वो ज्यादातर वायरस लगा के आ जाए, क्योंकि वायरस ही कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते। पर नहीं, वायरस तो क्या करते हैं कि हमारे हैकर द्वारा वायरस हमारे कंप्यूटर में भेजे जाते हैं। तो ये व्यक्तियों का समूह होता है जो हमारे लाभ पहुंचाने के लिए कंप्यूटर को हैक करता है। तो हैकर क्या करते हैं, कंप्यूटर को हैक करते हैं, नुकसान पहुंचाता है हमारी गोपनीय जानकारी को गैरकानूनी तरीके से। तो आपको याद रखना है कि गैरकानूनी तरीके से भेजे जाते। तो मैंने आपको पूरे डाउट आपके क्लियर कर दिए। अगला है फिशिंग स्कैम, है ना। ये यहां से नहीं पूछा जाएगा, इसे हटा दो। पूछा जाएगा सर्च इंजन से। हमने वेब ब्राउजर पढ़ लिए, सर्च इंजन से प्रश्न पूछा जाता है। कौन कौन सा सर्च इंजन है, तो सर्च इंजन वर्ल्ड वाइड वेब www पर इंफॉर्मेशन की खोज करने के लिए विशेषकृत, ये हमारा www क्या है, वेब ब्राउजर है ना, ये हमारा वेब ब्राउजर है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सर्च करते हैं और कुछ सर्च इंजन के उदाहरण निम्न करने के लिए विशेषकृत प्रोग्राम होते हैं जो हमारे डॉक्यूमेंट को सर्च करते। तो कौन कौन सर्च इंजन है, गूगल है, बिंग है और याहू। गूगल, बिंग, याहू हमारे सर्च इंजन है और क्रोम हमारा क्या है, वेब ब्राउजर है ना। और मोजिला फायरफॉक्स और हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट, ये हमारे वेब ब्राउजर है। पर गूगल हमारा क्या है, सर्च इंजन है ना। गूगल में कंफ्यूजन होता है विद्यार्थी, गूगल में ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। गूगल क्या है, सर्च इंजन है और क्रोम क्या है, हमारा वेब ब्राउजर है। ठीक है। अब हमारा अगला है वेब सर्वर किसे कहा जाता है ना। वेब सर्वर किसी भी वेबसाइट की पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी समय उपलब्ध होने के लिए इसे कंप्यूटर का संग्रह होने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार कंप्यूटरों को वेब सर्वर कहते हैं। इसमें दो भागों में बांटा जा सकता है, एक कंप्यूटर जिस पर वेब सर्वर बनाया जाता है, दूसरा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर पर चलता है और वेब पेज को इंटरनेट के माध्यम से दूसरे कंप्यूटर में भेजता है। यानी वेब सर्वर होगा एक ऐसा वेब सर्वर जो दुनिया में कहीं भी हमारी वेबसाइट को हम खोल ले, वो हमारा वेब सर्वर होता है ना। यह दो प्रकार का होता है, इसके दो भागों में बांटा गया है, एक जो सर्वर बनाता है और एक जो वेबसाइट को खोलता है ना। अगला है हमारा बुकमार्क। बुकमार्क किसी भी वेबसाइट का संग्रहित लिंक होता है जो संग्रहित लिंकों के साथ जुड़ा होता है। यदि वेबसाइट को हम बार बार देखते हैं तो हम उसे वेबसाइट को लिंक करके बुकमार्क कर सकते हैं। यानी कि बुकमार्क का मतलब ही होता है कोई वेबसाइट आपके बार बार उपयोग में आती है, जैसे आप एमपीपीएससी की वेबसाइट या यूजीसी नेट की वेबसाइट या सीट की वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट को आप बार बार खोलते हो रिजल्ट चेक करने के लिए या कोई भी डाटा चेक करने के लिए, तो आप बार बार सर्च करोगे। इससे अच्छा अगर आप उस वेबसाइट को बुकमार्क कर दोगे तो आपको बार बार वेबसाइट को सर्च नहीं करना होगा, बुकमार्क पर जाकर आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिक उपलब्ध हो जाएगी, है ना। तो बार बार वेबसाइट को सर्च करने से अच्छा है उस वेबसाइट को बुकमार्क कर लेंगे। अब है ना, आपको एक वहां पर एक टॉपिक सेट और नेट में ईमेल का दिया गया था, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल का आपको एक टॉपिक पूरा दिया गया था, तो ईमेल के बारे में पढ़ लेते। अगर प्रश्न पूछा गया तो आपका ईमेल से यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। हाँ, क्लास आपको लग रहा होगा थोड़ी बड़ी होगी, पर आपकी मैंने बोला था 5 क्लासों में मुझे आईसीटी पूरी करवानी है, तो मेरा वादा मैं पूरा करती हूँ। 5 क्लासों में मैं आईसीटी आपकी आज पूरी करवा दूंगी। और आज की क्लास तो बहुत महत्वपूर्ण है। आज की क्लास से आपके 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 प्रश्न तो आप ले ही लीजिए ना। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल यह व्यापक रूप से प्रयोग होने वाला इंटरनेट सेवा है जिसमें
जिसका संक्षिप्त नाम क्या होता है, ईमेल। तब आपको ईमेल का पूर्ण नाम याद होना चाहिए। ईमेल का पूरा नाम क्या होता है, कभी कभी ईमेल का पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है। तो ईमेल का पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल पते के दो भाग होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। कथन में पूछ लिया जाता है कि ईमेल के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन असत्य है, दे दिया जाएगा ईमेल पते 3 भाग होते हैं, तो नहीं, ईमेल पते के क्या होते हैं, 2 भाग होते हैं। तो ईमेल पते 2 भाग का होता है, एक होता है यूजर नेम, एक होता है डोमेन नेम। क्या होता है, हमारा यूजर नेम होता है, एक हमारा डोमेन नेम होता है। यूजर नेम क्या, आपकी खुद की एक ईमेल आईडी आप बनाते हो, डोमेन नेम .com, ये हमारा डोमेन नेम होता है। फिर यूजर नेम में कहीं भी स्पेस नहीं होना चाहिए। आपको पता है जब आप ईमेल आईडी बनाओगे तो उसमें मेरे यही प्रश्न मेरे पूछा गया था, मुझे याद नहीं आ रही है, शायद नेट के एग्जाम में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से, या मैंने कोई पुराना प्रश्न पत्र लगाया था तो वहां पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीमेल के बारे में असत्य है। तो एक कथन दिया गया था कि जो यूजर आईडी होती है उसमें स्पेस होना चाहिए, तो वो कथन गलत था, उस स्पेस नहीं होना चाहिए। आपने खुद देखा होगा कि आप अपनी ईमेल आईडी बनाते होगे तो उसमें आप किसी भी प्रकार का स्पेस नहीं देते हो। इसके द्वारा संदेशों को शीघ्र भेजा, ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है ना, यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे। वैसे नेट के विद्यार्थियों के लिए तो बनेंगे से, क्योंकि 16 शिफ्ट में एग्जाम होगा तो यहाँ से प्रश्न 100% बनेगा आपका इस इतने से कॉन्सेप्ट से। तो है ना, यूजर नेम में स्पेस नहीं हो सकता। इसके द्वारा संदेश शीघ्र भेजा तथा प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए प्रत्येक उपयोगकर्ता का ईमेल एड्रेस तथा पासवर्ड होता है, जो ईमेल अकाउंट बनाकर प्राप्त किया जाता है। पासवर्ड से उपयोगकर्ता अपनी ईमेल को गोपनीयता बरकरार रख सकता है। ईमेल का सब्जेक्ट संदेश के विषय वस्तु के बारे में बताता है। ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे मेल बॉक्स कहते हैं ना, जो आपके मेल होते हैं वो मेल बॉक्स में रहते हैं। प्रेषित मेल प्राप्तकर्ता के मेल बॉक्स में चला जाता है, जिसे खोलकर प्राप्तकर्ता संदेश प्राप्त करता है। ईमेल के साथ ग्राफ, ध्वनि फाइल तथा फोटो जोड़कर भेजे जाते हैं। आप क्या क्या भेज सकते हैं इसमें, ग्राफ भेज सकते हैं, ध्वनि भेज सकते हो, फाइल फोटो जोड़कर भेज सकते हैं, जिसे अटैचमेंट कहते हैं। अटैचमेंट वाला हमारा एक ऑप्शन आता है, इसे बना हुआ आपने देखा होगा, इस ऑप्शन बना होता है, यहाँ पर जाकर हम डाल सकते हैं। यह डाक टिकट की आवश्यकता को हटाता है। आपने देखा होगा जो आप ऑफलाइन मेल पहले होता है ना, आपको ईमेल के द्वारा, यानी आप पोस्ट ऑफिस के द्वारा कोई भी चीजें पोस्ट करते हो तो वहां पर एक डाक टिकट लगानी होती है, पर इसमें डाक टिकट की आवश्यकता नहीं होती है। तथा संदेश भेजने तथा प्राप्त करने के लिए समय की बचत होती है। आप देखिए पोस्ट के माध्यम से, अगर आप कोई पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आप कोई भेजोगे, आपके डॉक्यूमेंट तो जाने में समय लगता है, 2-3 दिन लगेगा, पर यहाँ पर आप एंड टू एंड कुछ ही सेकंड में आपके सारी जानकारी भेज सकते हैं, समय की बचत होती है। ड्राफ्ट फोल्डर संदेश की कॉपी रखता है, जैसे हम आरंभ करते हैं या भेजने के लिए तैयार नहीं करते। यानी कि अगर आपने कभी कभी कोई ईमेल भेजा होगा पर आपने भेजा नहीं होगा, तो ड्राफ्ट में जाकर सेव हो जाएगा, कभी बाद में भेजो, आपने उसे सेव करके रख लिया। ईमेल का जन्मदाता कौन है, आपको याद रखना है, क्या है, आर टॉमलिंसन। कितनी बार प्रश्न पूछ लिया गया कि ईमेल के जन्मदाता कौन है, आर टॉमलिंसन है। पहला फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता कौन है, सबीर भाटिया। तो पहली फ्री ईमेल सेवा किसने भेजी थी, सबीर भाटिया ने, जिन्होंने जून 1996 में हॉटमेल सेवा शुरू की थी। तो अब यहां से पूछे जाएगा कि ईमेल के जन्मदाता कौन है, जन्मदाता है ईमेल के क्या ईमेल के जन्मदाता कौन है हमारे, आर टॉमलिंसन। और जो समीर भाटिया कौन है, वह फ्री ईमेल के जन्मदाता। ये हमको कंफ्यूज नहीं होना है। फ्री ईमेल के जन्मदाता कौन है, समीर भाटिया और ईमेल के जन्मदाता कौन है, आर टॉमलिंसन। 1996 में पहला हॉटमेल सेवा शुरू की गई थी। कब की गई थी, आप देखिए कितने सारे प्रश्न बने। अब क्या क्या प्रश्न बन सकता है, एक तो आपको याद रखना है, ईमेल इंटरनेट सेवा प्रदाता व्यापक रूप से उपयोग होता है। इसके 2 भाग होते हैं, यूजर नेम, डोमेन नेम होता है। जब हम ईमेल एड्रेस डालते हैं तो उसमें कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए।
शीघ्र इमेज भेजने के लिए उपयोग किया जाता है, समय की बचत होती है, एक ईमेल अकाउंट बनाना होता है जिसमें हमारे यूजर आईडी पासवर्ड होते हैं, फिर है ना सब्जेक्ट होता है, जब आप ईमेल भेज देते हो तो सब्जेक्ट में आप विषय वस्तु बताते हो, सब्जेक्ट में लिखोगे आप किसके बारे में ईमेल भेज रहे हो, एक ईमेल अकाउंट होता है जिसमें एक स्टोरेज होता है आपका, फिर ईमेल मेल बॉक्स होता है जहां पर आपके सारे संदेश संग्रहित होते हैं, एक है ना एक आपको डाक टिकट की आवश्यकता नहीं होती है, फिर वहां पर अटैचमेंट होता है जिसमें आप ग्राफ, ध्वनि और फोटो भेज सकते हो। पहला ईमेल के जन्मदाता कौन है? आर थॉमस लिंगन है और सबीर भाटिया फ्री ईमेल के जन्मदाता है तथा 1996 में हॉटमेल सेवा शुरू की गई थी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको याद भी करवा दिए। अब अगला हमारा है ना, तब आपकी ईमेल से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न बना तो यहीं से बनेगा। आपकी क्लास लंबी हो रही है पर मैं चाहती हूँ कि आपको सारी मैं यहाँ पर कवर करवा दूं। अब हमारा सिर्फ एक और स्लाइड बची है कि कंप्यूटर के लिए खतरे। तो कंप्यूटर के लिए कौन कौन से खतरे होते हैं, कितनी बार मेलवेयर, वायरस, वॉर्म में विद्यार्थी कंफ्यूजन हो जाता है, तो हमें इनकी परिभाषा याद होनी चाहिए कि किसे मेलवेयर कहा जाता है, किसे वायरस कहा जाता है, किसे वार्म कहा जाता है, किसे ट्रोजन हॉर्स का। ट्रोजन हॉर्स और मेलवेयर तो यूजीसी का फेवरेट कॉन्सेप्ट है, स्टार लगा लीजिए, वैसे आज के सारे प्रश्न फेवरेट है। मेलवेयर, मेलवेयर दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने, संदेशशील सूचनाओं को प्राप्त करने तथा व्यक्तिगत कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए किया जाता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं, यानी कि जो वायरस, वॉर्म, ये सब मेलवेयर के ही प्रकार है ना। वायरस भी मेलवेयर का प्रकार है, वॉर्म भी मेलवेयर का प्रकार है। तो मेलवेयर क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है। मेलवेयर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो नुकसान पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता है कंप्यूटर में। कंप्यूटर द्वारा व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता है। और वायरस के बारे में हमने पहले पढ़ लिया पर एक और बार हम पढ़ लेते हैं। तो वायरस क्या होता है? ये छोटा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर सिस्टम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ये स्वयं की कॉपी कर सकता है तथा अन्य प्रोग्रामों के साथ खुद को जोड़कर संक्रमित फैलने में सक्षम बनाता है। जैसे लव यू नाम का कोई संदेश आएगा तो कोई भी विद्यार्थी खोल लेगा, जाहिर है बॉयज तो खोल ही लेंगे, पर एक वायरस होता है। अगर आपके भी मोबाइल पर इसी प्रकार कोई संदेश आए तो उसे मत खोलिए, या आपके मेल पर कोई इसी नाम से कोई मेल आए तो उसे मत खोलिए। वायरस होता है जो आपके कंप्यूटर या आपके मोबाइल को नुकसान पहुंचाने के लिए होता है। ये खुद की प्रतिलिपि बना लेगा, आपके पासवर्ड को हैक कर लेगा, आपके पैसे, आपकी बहुत सारी पर्सनल डिटेल कंप्यूटर में, मोबाइल में होती है तो वायरस उसे कर लेगा, है ना। मेलिसा, ये सभी वायरस है। और वार्म किसे कहा जाता है? ये स्वयं की प्रतिलिपि बनाने वाला कंप्यूटर प्रोग्राम है जो दोषपूर्ण कोड को फैलाने का उद्देश्य से कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाता है। तो क्या है? ये कोड के माध्यम से फैलता है। अब ये क्या स्वयं की प्रतिलिपि बनाता है तथा अन्य प्रोग्रामों को खुद से जोड़कर संक्रमित करता है। तो आपको क्या रखना है? जो वायरस है वो खुद के साथ प्रोग्रामों को जोड़कर संक्रमित करता है। और ये क्या करता है? दोषपूर्ण कोड फैलाता है ना, कोड फैलाकर जोड़ता है। जैसे बेगर, मोरिस, शेरसा, कोडरोड, ये सभी प्रकार के वार्म वायरस होते हैं, वार्म मेलवेयर होते हैं। ट्रोजन हॉर्स से याद रख लीजिए, कितनी बार ट्रोजन हॉर्स से प्रश्न पूछा गया है। ये प्रोग्राम होता है जो देखने में हानिकारक प्रतीत नहीं होता है पर वास्तव में मेलवेयर होता है। यह ट्रोजन हॉर्स एक है ना, क्या होता है? देखने में तो प्रोग्राम होता है, हानिकारक प्रतीत नहीं होता, पर एक मेलवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। फिर क्या? स्पाईवेयर, यह प्रोग्राम कंप्यूटर सिस्टम मालिक की गतिविधियों तथा संबंधित सूचनाओं को चुराने के लिए सिस्टम में इंस्टॉल किया जाता है। यानी क्या होता है? सिस्टम में इंस्टॉल किया जाता है और जो उसका प्रोग्राम या मालिक होगा उस सिस्टम का, उसकी सूचनाओं को चुराता है कि वो कैसे क्या काम कर रहा है। जैसे बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां, कोई कंपनी अच्छी चल रही होगी तो दूसरी कंपनी उसको नुकसान पहुंचाने के लिए भेजेगी, क्यों? कंपनी के क्या क्या सिस्टम में क्या क्या अलग प्रकार से कार्य करती है, उसके नियमों को चुराने के लिए उपयोग करते हैं। फिर क्या? स्पूफिंग, तो यह अनधिकृत व्यक्ति द्वारा सुरक्षित डाटा तक पहुंच बनाने को स्पूफिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अनधिकृत द्वारा सूचना डाटा को पहुंचाने के लिए स्पूफिंग कहते हैं। हैकिंग एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो अनधिकृत घुसपैठ को कहा जाता है, यानी कि अनधिकृत तरीके से कंप्यूटर में घुसना या कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना हैकिंग कहते हैं। तो मैंने हैकिंग, स्पूफिंग, स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स,
मेलवेयर, वॉर्म वायरस, इन सभी को आपको अच्छे से समझा दिया है, ताकि आप अगर इन सभी को लेकर अगर आपके प्रश्न बनते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होंगे, आसानी से इन प्रश्नों को आप करके आ जाओगे, है ना। तो अब हमने ईमेल के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बता दिया आपको, है ना, कि आपको याद रखना है ईमेल के कौन कौन से दो नाम होते हैं। डोमेन एड्रेस होता है, फिर आईपी एड्रेस होता है, फिर बुकमार्क के बारे में पढ़ा हमने, वेब सर्वर के बारे में पढ़ा आज हमने, फिर सर्च इंजन के बारे में डिटेल से पढ़ा, फिर हैकर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा हमने। हमें याद रखना है कि कौन कौन से हमारे वायरस है ना, ब्रेन, मंकी, वॉन हॉक, माइकल एंजेलो, क्रीपर, हैप्पी बर्थडे जोशी, ये सभी प्रकार के हमारे वायरस है जो हमारे कंप्यूटर को सर्वप्रथम दिखने वाला वायरस क्या था, सी ब्रेन, और सर्वप्रथम भारत में दिखने वाला वायरस क्या था, हैप्पी बर्थडे जोशी। तो आपको याद रखना सर्वप्रथम दिखने वाला वायरस को था, सी ब्रेन था, और सर्वप्रथम भारत में दिखने वाला वायरस क्या था, हैप्पी बर्थडे जोशी था। फिर क्या है, वायरस के बारे में डिटेल से पढ़ लिया। अब आपको इन सारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, सभी यूआरएल के बारे में, डोमेन नेम के बारे में, कि कौन कौन से डोमेन, गवर्नमेंट के लिए जीओवी आता है ना, जॉब्स के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, एजुकेशन के बारे में, सैनिक के बारे में, एशिया, कॉमर्शियल, इन सभी के बारे में क्या क्या डोमेन नेम उपयोग किए जाते हैं, है ना। फिर हमने आईपी एड्रेस के बारे में डिटेल में पढ़ा कि 32 बिट का होता है, डॉट के द्वारा अलग होता है। एचटीटी के बारे में पढ़ा कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। डाउनलोडिंग अपलोडिंग को मैंने विस्तृत भाषा में आपको समझा दिया कि कौन सी फाइलें डाउनलोडिंग कहा जाता है, किन फाइलों को हम अपलोडिंग करते हैं। फिर टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल को मैंने विस्तृत से समझा दिया आपको। फिर मैंने यूआरएल के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताया कि इसी कॉन्सेप्ट में आपके 4 से 5 प्रश्न, 6 प्रश्न बताए थे कि एक ही थ्योरी से बनेंगे, कि यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर प्रथम राजनीतिक पार्टी कौन सी थी जिसने यूआरएल का इस्तेमाल किया था, वह था भारतीय जनता पार्टी, जिसने प्रथम बार अपनी वेबसाइट बनाई थी। प्रथम राज्य था सिक्किम, जिसने प्रथम इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध करवाई थी, है ना। इसी तरह से आपके प्रश्न बनेंगे। फिर हमने पढ़ा था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है, इस प्रकार से प्रश्न बनेगा। तो गूगल क्या हमारा सर्च इंजन है, अभी हमने पढ़ा था। फिर ना हमारे कौन कौन से वेब ब्राउजर है, नेटस्केप नेविगेटर, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, है ना, मोजेक है, ओपेरा है, सफारी है, क्रोम है। उसके बाद क्या क्या आपके, उसके बाद मैंने आपको देखिए बीएसएनएल जो भारत इंटरनेट सेवा है, यानी कि इंटरनेट के बारे में मैंने आपको बताया था कि स्लाइड से आपके 11 प्रश्न बन रहे। कौन कौन से, इंटरनेट का आरंभ किया गया था 15 अगस्त 1995 को। फिर विदेश संचार निगम द्वारा किया गया था, फिर भारत संचार निगम बना, फिर महानगर टेलीफोन लिमिटेड, मंत्रा ऑनलाइन लिमिटेड, सत्यम ऑनलाइन लिमिटेड। एक मिनट, ये सारी क्या है, हमारे भारत में इस्तेमाल किए जाने वाले इंटरनेट सेवा प्रदाता है। फिर डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है, डोमेन नेम सिस्टम, याद रखना है आपको ना। डोमेन नेम के बारे में मैंने भी डिटेल से पढ़ा दिया आपको। फिर कंप्यूटर में डोमेन नेम नाम से एक आईपी एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना, इसके द्वारा ही हम किसी भी इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। फिर बीएसएनएल 2 माध्यम, भारत में बीएसएनएल के 2 माध्यम की सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं, एक पीएसटीएन होती है और आईएसडीएन होती है। अब आज आपको पता चला होगा आज की क्लास कितनी महत्वपूर्ण क्लास थी हमारी, आपने खुद ने देखा होगा। आज की क्लास भले बड़ी बात हो गई ऊपर, मैंने आज की क्लास में आपको बहुत अच्छे से, जिन विद्यार्थियों ने पहली बार भी सूचना प्रौद्योगिकी वाली यूनिट पढ़ी होगी, आईसीटी पढ़ी होगी, उसे बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं इस तरह से पढ़ा रही हूँ कि जो विद्यार्थी पहली बार मेरी क्लास में आया हो वो भी अच्छे से पढ़ ले और उसे अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि मैं चाहती हूं कि मेरी क्लास में सभी तरह के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, है ना। और मैंने आपको बोला था कि आप 2022 और 2024 का पेपर सोल्व कीजिए, 2022 का और 2024 का। अगर आपको सीरियस और नेट और सेट में अगर आपको सिलेक्शन लेना हो तो आपको दोनों पेपर
सोल्व करने हैं, ताकि आपको पता चले प्रश्न कैसे बनते हैं, है ना। ज्यादा से ज्यादा आपको, मैंने आपको बोला था कि नेट के आप पुराने प्रश्न पत्र लगाइए, मैं करवाऊंगी आपको, पर आपको भी खुद से प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और मैं इस प्रकार से पढ़ा रही हूँ ताकि सभी तरह के विद्यार्थियों को समझ में आ जाए। और मैंने आईसीटी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई। आज हमारे आईसीटी वाली क्लास कंप्लीट हो गई है। 5 क्लासों में 5 प्रश्न बनेंगे और आपको यकीन हो गया होगा कि पांचों क्लास आपकी परीक्षा इसी नहीं क्लासों से बनेंगे, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, मैंने इस प्रकार से पढ़ाया है कि आपका यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाए। अब आपको क्या करना है कि आपको, अगर आप चैनल पर नए हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये वीडियो आपको ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को शेयर करनी है, ताकि जो विद्यार्थी नेट और सेट की तैयारी करना चाहता है सीरियस है, उन सभी विद्यार्थियों तक मेरा कंटेंट पहुंच सके। और मेरा एक ही उद्देश्य इन क्लासों को बनाने का कि जो विद्यार्थी नेट और सेट की इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग है, इतने ज्यादा पैसे लेते हैं वो, पर मैं चाहती हूँ कि सभी तरह के विद्यार्थी मेरी क्लास में पढ़े और सिलेक्शन ले पाए। क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं जो कठिनाइयां मैंने फेस करी पेपर 1 को लेकर, वो कठिनाइयां आपको फेस नहीं करनी पड़े। वो तो अच्छा था कि मेरा पेपर 1 बहुत अच्छा था, क्योंकि मैंने बहुत सारी एग्जामों की तैयारी करी थी। पर मैं चाहती हूँ कि आप भी तैयारी करो। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में। धन्यवाद। राधे राधे।